केंद्र सरकार के जो कानून हैं, केंद्र सरकार कैसे शासन करेगी, इसके विषय में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसके पार्ट 5 में बताया गया है। ठीक है, तो पार्ट 5 में जो आर्टिकल हमारे हैं, भाग 5 है, इसमें जो आर्टिकल लिए गए हैं, अनुच्छेद 52 से लिए गए हैं और ये 151 तक गए हैं। ठीक, अब इनके विषय में हमको पढ़ना है। ठीक, तो पहले इसमें क्या है, केंद्र सरकार में क्या है, संघ की कार्यपालिका। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है वो भाग 5 में या पार्ट 5 में जो आर्टिकल दिए गए हैं जिसके तहत संघ सरकार शासन करेगी, वो 52 से लेके 151 तक बताया गया है। इसके बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही उसी के लिए बना है, लेकिन ये जो मेन प्रावधान दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसके बाद आता है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, इसके विषय में क्वेश्चन पूछता है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद, उसके बाद भारत के महान्यायवादी, और इसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल। ये हो गया महान्यायवादी, जबकि नियंत्रक महालेखक परीक्षक होता है कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ठीक है, इनके विषय में सबके हमको पढ़ना है। ये सारे जो पॉइंट हमारे लिखे हैं ये आर्टिकल 52 से लेके 151 के बीच में है, तो इनके विषय में हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात को लिखा कहाँ गया है, इस बात को आर्टिकल 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी जो भी संघ या सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी वो सारा काम राष्ट्रपति के नाम पे ही किया जाएगा। ये बात मेंशन की गई है किस पे, आर्टिकल 53 पे। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 58 की बात की जाए, राष्ट्रपति के पद, अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं ये पता होना चाहिए। पहली बात, भारत की नागरिकता हो उसके पास। नागरिकता का मतलब यहाँ पे ये है कि भारत का नागरिक हो। जैसे अमेरिका में ये प्रावधान है कि कोई भी राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब उसका जन्म ही अमेरिका में हुआ हो। ठीक है, जबकि भारत में वो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसको नागरिकता दी गई है, वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, इसमें कोई ये नहीं है कि भारत में ही पैदा होना चाहिए, जबकि अमेरिका के लिए शर्त है कि वो अगर अमेरिका में पैदा नहीं हुआ है तो वो राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा, बन ही नहीं सकता, माना कहाँ से जाएगा। इसके अलावा अगर भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी एज जो है 35 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी अगर वो भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी एज 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुनने की जो मिनिमम एज है कितनी है, 25 वर्ष, यानी 25 साल के अगर आप हो जाते हैं तो आप सांसद बन सकते हैं। तो ये एज का क्राइटेरिया हटा दिया जाए और बाकी जो भी क्राइटेरिया होंगे वो राष्ट्रपति के लिए होने चाहिए, लोकसभा के लिए। इसके अलावा राष्ट्रपति कोई लाभ के पद पे ना होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति भी बन गए और किसी भी कॉलेज, मान लो किसी कॉलेज के क्या बन जाए, डीन बन जाए, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज के, या फिर कहीं के राज्यपाल और बन जाए, मतलब कुछ भी बन जाए, तो जिस समय ये राष्ट्रपति बनेंगे उस समय इनके जितने भी पद हैं सब समाप्त हो जाएंगे, केवल राष्ट्रपति का पद ही रहेगा। इसके अलावा कोई पद नहीं ले सकते ये शर्तें हैं। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो किस आर्टिकल में बताया गया है, तो हम बताएंगे 58 में। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के नाम पे निहित है, इसका किस आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है, तो 53 में। 52 में बताया गया है भारत का राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कौन सा है, 71, आर्टिकल 71। इसमें क्या है,
राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। यानी अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य पार्ट लेते हैं जो निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा विधानसभा के भी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। अब ऐसा होता है, इसके संबंध में चुनाव में कुछ गड़बड़ी का मामला आता है तो इसकी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। और ये किस पे दिया गया है? 71 पे। यानी आर्टिकल 71 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके लिए जो उल्लेख, जो सुनवाई होगी वो कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसके अलावा आर्टिकल आता है 56, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है सुन लो। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है। यानी अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के प्रति सम्मान नहीं दिखाता, संविधान की लिखी गई बात के हिसाब से नहीं चलता, तो उस केस में राष्ट्रपति पे महाभियोग चलेगा। महाभियोग चलेगा ये लिखा गया है 56 में। और महाभियोग कैसे चलेगा ये बात बताई गई है इसमें 61 में। यानी महाभियोग चलेगा ये बताया गया है आपका किस पे? 56 में। और महाभियोग कैसे लागू किया जाएगा, क्या क्या होगा महाभियोग में, ये 61 में है। ये बात याद रखना, संविधान का उल्लंघन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पे राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी बात पे राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं चलाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति पे महाभियोग चालू होगा और उसको उसके पद से हटाया जाएगा। महाभियोग कैसे चालू होगा? कितने सदस्य होंगे लोकसभा या विधानसभा के, राज्यसभा के, जिससे उनको हटाया जाएगा? इसके लिए जो प्रावधान दिया गया है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3, याद रखना, दोनों सदस्य, दोनों सदन का मतलब है कि हमारे लोकसभा में जो सदस्य हैं 543 इस टाइम पे हैं, 543। इसके अलावा जो राज्यसभा में सदस्य हैं अप्रॉक्सीमेट 245 हैं, जबकि 245 और इनमें दोनों का एडिशन कर दोगे तो इसका जो 2/3 आएगा। समझ रहे? दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, इसका 2/3 अलग, इसका 2/3 अलग, इसका मतलब दोनों का 2/3 से ज़्यादा आना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि इसका ज़्यादा हो जाए इसका कम हो जाए, दोनों का 2/3 चाहिए, इसका भी अलग 2/3, इसका भी 2/3 अलग। ठीक है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, ये हमारा किसमें है? महाभियोग का जो चलेगा वो 61 में है। महाभियोग लागू किया जाएगा, मतलब अगर आप संविधान का उल्लंघन करते हैं तो आप पे महाभियोग चलेगा राष्ट्रपति पे। इसके ये किस आर्टिकल में बताया गया है? 56 में। और महाभियोग में क्या प्रक्रिया है, कैसे लगेगा, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रावधान है, उसके लिए आर्टिकल 61 है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति जो है उसके कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां क्या है इसमें देख लो। इसमें क्या है? 53 अनुच्छेद देखो पहले, आर्टिकल 53। 52 में बताया गया था कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अब आर्टिकल 53 में देखो क्या है। 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये तो हमने बताया कि 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति पे निहित है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 77। इसमें क्या है? भारत सरकार की सभी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम पर होंगी। हमने बताया था जो भी कार्रवाई होती है, किसी देश से रिलेशन होता है, किसी देश के साथ क्या समझौता करना है, भारत में कहाँ पे कौन सा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ये सारे काम राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं। और ये आर्टिकल 77 में प्रावधान किया गया है। ये आर्टिकल 75 देख लो। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जिसको लोकसभा में यानी लोअर हाउस में बहुमत प्राप्त हो उसके नेता को। उसके बाद प्रधानमंत्री सलाह देता है कि इन मंत्रियों को नियुक्त करो, उनको भी नियुक्त करता है राष्ट्रपति। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये जो अनुच्छेद 77 का 3 है, यहाँ 77 था, यहाँ 77 का क्लॉज 3 है।
किसको क्या मंत्रालय मिलेगा ये भी राष्ट्रपति के ही ऊपर डिपेंड है। मंत्रालय का आवंटन राष्ट्रपति अनुच्छेद 77 क्लॉज 3 से ही करता है। ये इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे ये है कि राष्ट्रपति मंत्रालय का आवंटन तो करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही करेगा। जो प्रधानमंत्री सलाह देगा उसी को मानना होगा इसको। अब इसके बाद आर्टिकल 77 क्लॉज 2, इसमें क्या है, राष्ट्रपति के प्रति मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। यानी अगर राष्ट्रपति चाहता है, किसी मंत्री को हटाना चाहता है तो उसको हटा सकता है, जबकि प्रधानमंत्री को नहीं, लेकिन वो करना होता है प्रधानमंत्री की सलाह पे ही। ये राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियां हो गई। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या हैं ये देख लो। कार्यपालिका अलग हो गई, अब विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ये किसमें बताया गया है, 79 में। यानी जब संसद बनती है, संसद अगर कहा जाए संसद में क्या क्या है तो हम बताएंगे। संसद में 3 लोग शामिल होते हैं। 3 लोग का मतलब है, एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, और तीसरा जो है राष्ट्रपति। यानी लोअर हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो वही कहा जा रहा है आपसे, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ये किसमें बताया गया है, 79 पे। आर्टिकल 79 ये बताता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। अब इसके बाद संसद का सत्र बुलाने, ये याद रखना, संसद का सत्र बुलाने, सत्र अवसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति में है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संसद का सत्र बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। उसको समाप्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किसमें है, अगर किसी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा है और लोकसभा में बहुमत नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, यदि 271 सीटें, 72 सीटें नहीं मिल पा रही किसी को, तो उस केस में राष्ट्रपति क्या करेगा, विधानसभा को, सॉरी, लोकसभा को भंग कर देगा। लोकसभा को भंग कर देगा, लोअर हाउस को। इसके अलावा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनयन करता है। यानी जो लोग होते हैं 12 लोग, जैसे कोई क्रिकेटर अच्छा है, कोई कलाकार अच्छा है ना, कोई लेखक अच्छा है, कोई साहित्य में अच्छा योगदान दिया है, तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, अपर हाउस के लिए मनोनीत कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अपर हाउस के लिए कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को। ये विधायी शक्ति में आता है इसका। इसके बाद विधायी और प्रशासनिक विषयों में के संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी मांगने की शक्ति है। यानी विधायी और प्रशासनिक संबंध में क्या हुआ है, इसके विषय में जानकारी मांगने की शक्ति पूरी तरीके से राष्ट्रपति के पास है। वो प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है, ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति, देखो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। अगर कोई बिल है, साधारण विधेयक से पास नहीं हो पा रहा है, तो क्या करता है राष्ट्रपति, दोनों सदनों को बुलाता है, ठीक है। संयुक्त बैठक बुलाएगा कि आप दोनों लोग आके बैठिए, चर्चा करिए। लेकिन जो बैठक बुलाई जाती है उसकी जो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सब विधायी शक्तियां में आता है। अब इसके बाद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात की जाए, वीटो शक्ति की बात आएगी तो मान लेना 111, यानी आर्टिकल 111, आर्टिकल 111। इसमें जो आर्टिकल 111 में क्या है, राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करता है। जैसे पहले अत्यंतिक वीटो, ठीक, इसमें क्या है, स्वीकृति सुरक्षित रखना। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति जो है जो मामला देता है उसकी स्वीकृति चाहते हैं अगर, यानी कोई मामला गया, कोई बिल राष्ट्रपति के पास गया और संसद चाहती है कि इसको भेजे राष्ट्रपति वापस, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि अब जो स्वीकृति है उसको अपनी बात कह सकता है कि ये करिए, नहीं कह सकता, जेब में रख सकता है, मतलब उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो इसको कहा जाता है अत्यंतिक वीटो। फिर उसके बाद देख लो आगे, ये रिपीट हो गया है पेज। इसके बाद कौन सी वीटो आती है, निलंबनकारी वीटो। दूसरी वीटो है निलंबनकारी। निलंबनकारी का मतलब है कोई विधेयक पहुंचा, राष्ट्रपति कहता है कि इसमें आप ये संशोधन करें, इस पर अपना पुनः विचार करें, तो पुनः विचार करेंगे तो इसके लिए बोलता है कि आप पुनः विचार करिए और इसको लौटा देता है। इसको निलंबनकारी वीटो कहा जाता है, पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। इसके बाद नंबर आता है तीसरा, पॉकेट वीटो, निर्णय को रोक रखना। यानी कोई निर्णय है, अब उसका मन नहीं है, हम क्या करें,
राष्ट्रपति कहता है कि हम इसको कुछ कहेंगे नहीं, और वो जो बात भी लिख के आई है उसको अपनी जेब में रख लेता है, क्या करता है, चुप रहता है, निर्णय को रोक कर रखना, वो आगे ही नहीं पहुंचाता, तो राष्ट्रपति अपने जेब में रख लेता है। यानी 3 प्रकार की वीटो का यूज कर सकता है, अत्यांतिक, निलंबनकारी और पॉकेट। अब इसके बाद ये नोट देख लो, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। यानी अगर कोई संविधान संशोधन का मामला है, कोई संविधान संशोधन का मामला है और राष्ट्रपति चाहता है कि इस पे हम अपनी विचार न दें, तो ऐसा नहीं कर सकता। यानी तीनों वीटो जो हैं, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी और अत्यांतिक, इन तीनों वीटो का प्रयोग करके भी राष्ट्रपति इस विधेयक को नहीं रोक सकता। यानी इसको इस मामले में अपनी अनुमति देना ही होगा, ये बाध्यकारी है। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। अब जैसे सेंट्रल पे होता है वैसे ही स्टेट में होता है राज्यपाल, उसके विषय में सुन लो। आर्टिकल अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की वीटो शक्ति के विषय में बताया गया है, समझ रहे, अनुच्छेद 200 में, आर्टिकल 200 में राज्यपाल की वीटो शक्ति का विषय में बताया गया है। इसमें सुनो क्या है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। यानी कोई विधेयक आया है तो राज्यपाल जो है उसको अपनी स्वीकृति दे सकता है, ये उसकी वीटो के अंतर्गत आता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, यानी अनुमति नहीं भी दे सकता है। तीसरा, वह विधेयक पर यदि धन विधेयक ना हो तो राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। देखो, अगर धन विधेयक रहता है तो राज्यपाल जो है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई विधेयक है तो वो क्या करता है, विधानमंडल को वापस पहुंचा सकता है, विधानमंडल को, कि आप इसमें पुनर्विचार कीजिए। अगर कहीं पर विधान परिषद नहीं है तो केवल विधानसभा को। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। यानी उसके पास ये भी पावर है कि जो विधेयक आया है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए कहता है कि राष्ट्रपति जी को हम दिखाएंगे, इसके लिए वो रख सकता है। ठीक, ये राज्यपाल के लिए हो गई वीटो की। राष्ट्रपति के लिए वीटो की जो पावर है वो 111 में है, राज्यपाल के लिए 200 में है। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, अनुच्छेद 123 और 213, यानी आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213। इनमें क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखो, जब 123 की बात आती है, 123, तो इसमें राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो अध्यादेश जारी कर दे, ऑर्डिनेंस बिल ला सकता है। वहीं स्टेट की बात आती है तो राज्यपाल के पास इसका हो जाता है 213, यानी 213 है तो राज्यपाल स्टेट के लिए अध्यादेश, ऑर्डिनेंस ला सकता है। और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोनों बात याद रखना। अगला क्या है, धन विधेयक के विषय में सुनो, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब वित्तीय शक्तियों में क्या आता है, वित्तीय शक्तियों में देख लो, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत होता है। यानी अगर धन विधेयक है, संसद में पेश करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको राष्ट्रपति की पहले स्वीकृति मिलनी चाहिए। मतलब धन विधेयक पेश होने से पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है। दूसरा, अनुदान की मांग बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं हो सकती। यानी अगर आपके पास जिस बजट पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे, इसके लिए जो पैसा आवंटित था वो पैसा खत्म हो जाता है और पैसा चाहिए, तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही आप इससे पैसा निकाल सकते हैं। तीसरी बात, बजट को संसद में राष्ट्रपति ही रखवाता है। यानी जो बजट तैयार होता है उस बजट को राष्ट्रपति ही संसद के सामने रखवाता है, संसद के पटल पर रखवाता है। इसके अलावा भारत की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि मतलब किसी चीज, कोई बीमारी, महामारी आ जाए, उसके लिए पैसा निकालने के लिए, कोई खतरा आ जाता है भारत को, उसके लिए, तो यही है भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था। यानी उससे एडवांस में पैसा लेने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। इसके बाद आर्टिकल आता है 280।
280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। समझ गए? यानी जो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, किसके तहत? आर्टिकल 280 के तहत। तो ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति की कौन सी है? वित्तीय शक्तियां हैं। तो वित्तीय शक्तियां अगर आता है तो आप बताएंगे कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान की मांग बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं हो सकती। बजट को संसद में राष्ट्रपति ही रखवाता है। भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां देख लो। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का यूज करता है, जबकि राज्यपाल जो है वो आर्टिकल 161 का यूज करता है। समझ रहे हैं? स्टेट के लिए राज्यपाल 161 के तहत न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, वहीं राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत शक्तियां प्राप्त की गई हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में पहला लघुकरण। लघुकरण का मतलब है कम्यूटेशन। इसमें क्या है? सजा की प्रकृति को बदलना। यानी किसी को मृत्यु दंड मिली है, उसको क्या कर सकते हैं? वो उम्र कैद में चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रकृति को ही बदल दिया। परिहार। परिहार का मतलब है रेमिशन, सजा की अवधि को कम कर देना। यानी 10 साल की सजा मिली थी, उसको करके 2 साल कर दिया, ये परिहार है या रेमिशन है। ये सब राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल के पास भी है आर्टिकल 161 के तहत। विराम, रिस्पाइट, यानी विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम कर देना। यानी जैसे कोई वोमेन है, उसकी प्रेगनेंसी चल रही हो और राष्ट्रपति चाहता है कि उसकी सजा को कम कर दिया जाए, यानी कोई भी विशेष परिस्थिति आ सकती है, तो उसको रिस्पाइट कहा जाता है। विराम यानी उसकी सजा को कम करके खत्म कर देना। अब इसका प्रविलम, रिस्प्रीव, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना। यानी किसी को कहा गया है कि उसको 10 दिन बाद फांसी दे दी जाएगी, अब राष्ट्रपति चाहता है कि इसको और थोड़ा समय दे दिया जाए, 20 दिन कर दिया जाए या 100 दिन कर दिया जाए, तो उसकी सजा को कुछ देर के लिए टाल देना। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है पार्डन, क्षमा। क्षमा का मतलब है किसी को मृत्यु दंड मिला है और उसकी सजा को खत्म करके पूरी तरीके से उसको रिहा कर देना, यानी उसकी मृत्यु दंड को खत्म कर देना, पूर्णतः माफ कर देना, जो भी सजा थी उसकी सब खत्म कर देना। तो ये होता है क्षमादान। ठीक है? देखो, जब मृत्यु दंड मिलता है तो राज्यपाल के पास पावर नहीं है कि वो उस व्यक्ति की मृत्यु दंड को समाप्त करते, माफ करते, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये याद रखना। बाकी सब राज्यपाल कर सकता है स्टेट पे, लेकिन केवल मृत्यु दंड की सजा को छोड़ के। ये नोट पे भी लिखा हुआ है, राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही है। ठीक है? अब इसके बाद राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां क्या है? पहला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होगा। जो अंतरराष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पे ही होगा। कूटनीतिज्ञों, राजदूतों व उच्चायुक्त की नियुक्ति, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहते हैं किसी सलाहकार को, किसी एम्बेसडर को और किसी उच्चायुक्त को कहीं पर, तो वो सब राष्ट्रपति के नाम पे ही लिखा जाएगा कि राष्ट्रपति ने अपॉइंटमेंट किया है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व जो भी करता है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। इसके बाद बात आती है उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति में भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम वर्ष 35 वर्ष ही है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद पद से हटाना राज्यसभा के कुल सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत तथा लोकसभा के साधारण बहुमत से। देखो, जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आई थी तो लोकसभा का भी 2/3 बहुमत चाहिए था, लोअर हाउस का, और अपर हाउस का भी 2/3 बहुमत चाहिए था। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात आती है तो उसके केस में अपर हाउस को 2/3 बहुमत देना होता है। ठीक है? अपर हाउस और लोअर हाउस। लेकिन जो लोअर हाउस है
उसको केवल कितना देना होता है, उसको केवल देना होता है साधारण बहुमत। ये अंतर है इन दोनों में। तो इसका मतलब जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो केवल अगर राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से कोई बहुमत पास करती है, इसके बाद लोकसभा साधारण बहुमत से ही उसको हटा सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। पहला क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है। यानी 3 प्रकार के मंत्री होंगे, एक कैबिनेट में होंगे, फिर उसके बाद राज्य मंत्री होंगे, फिर उप मंत्री होंगे। अब संसद में देखो, संसद इसमें क्या, वर्तमान में 5 राज्यों में संसद के विषय में क्या है, विधान परिषद के विषय में सुन लो। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो ऐसे ही स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधान परिषद में ये कहानी है कि वर्तमान में केवल 5 राज्यों में विधान परिषद है, यानी हर स्टेट में विधान परिषद नहीं अपनी। उसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम आता है, बिहार का भी नाम आता है, महाराष्ट्र का भी आता है, कर्नाटक और तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है, यानी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। आंध्र में नहीं है, तेलंगाना में है। विधान परिषद का गठन करने की शक्ति किसके पास है, विधान परिषद का गठन संसद को शक्ति दी गई है। अगर वो चाहे तो कर सकती है, अगर राज्य पहल करता है कि हमको विधान परिषद चाहिए तो, ठीक है। विधान परिषद का गठन करने की शक्ति संसद को है, पर पहले राज्य को पहल करनी पड़ती है। अब इसके बाद आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई आपातकाल लगा हुआ है देश में आर्टिकल 352 के तहत, तो राष्ट्र जो भारत की संसद है, लोकसभा है, उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 89 में देख लो, 89 और आर्टिकल 93, अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 93 क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। देखो, आर्टिकल 89 कहता है कि राज्यसभा में एक पीठासीन अधिकारी होंगे। पीठासीन अधिकारी वही होंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, समझ गए। और जबकि आर्टिकल 93 में कहा गया है कि एक पीठासीन अधिकारी होंगे जिसको लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाएगा। इसके बाद आर्टिकल हमारा आता है 105, संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रावधान करता है। संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रावधान करता है। सांसदों द्वारा सदन में कही गई किसी बात पर दिए गए मत के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखो, ये आर्टिकल 105 क्या है, आर्टिकल 105 ये कहता है कि आप संसद के अंदर किसी बहस पे कोई कुछ बोल देते हैं तो आपके खिलाफ ये नहीं होगा कि आपने ये गलत बोल दिया, आप शब्द बोल दिया है, तो आपके खिलाफ कोई मुकदमा या कार्रवाई नहीं होगी। ये सांसद का विशेषाधिकार है। तभी संसद के अंदर कोई कुछ बोलता है और उसके विषय में बाहर पूछा जाए तो उसके विषय में नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता कि अगर बाहर बोलेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी, और संसद के अंदर बोलेंगे तो उनका विशेषाधिकार है, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कार्रवाई नहीं होगी, इस वजह से आर्टिकल 150 जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया? अब मान लो किसी को बात, कोई विपक्ष के नेता को जो शासन में है उनकी बात नहीं समझ में आई, उसके विरुद्ध कुछ बोल दिया, हो सकता है कुछ गलत बोल दिया हो, तो आप क्या करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। इस वजह से इसको बचाने के लिए सांसदों को कि आप अपनी बात रख सकते हैं, ये आर्टिकल 105 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार का प्रावधान करता है, ठीक है। सांसदों द्वारा सदन में कही गई किसी बात या दिए गए मत के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब विधेयक के प्रकार देख लो। जो विधेयक लाए जाते हैं कि ये कौन सा विधेयक है, इसके विषय में सुन लो। विधेयक, पहला बात करते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में क्या होता है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान हो सकता है, यानी अगर कोई बात लोकसभा और राज्यसभा से पास करानी है और ये जो बात है ये साधारण बात है, साधारण विधेयक के अंतर्गत है, तो
ये दोनों बातें जो है पास नहीं हो पा रही लोकसभा से या राज्यसभा से, तो इस केस में क्या करते हैं, या फिर एक हाउस से पास हो गई, दूसरा हाउस से पास नहीं हो पा रही, मान लो लोकसभा से पास हो गई और राज्यसभा से नहीं पास हुई, तो उस केस में क्या होता है कि आर्टिकल 105 108 108 ये कहता है कि आप संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, किसके लिए बुलाएंगे, साधारण विधेयक के लिए। धन विधेयक के विषय में जो बताया गया है वो किस में बताया गया है, आर्टिकल 109 में। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से अलग अलग पास होना चाहिए। यानी अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो उसके लिए आप ये नहीं कहेंगे कि हम संयुक्त बैठक बुला लें, ऐसा नहीं होगा। संविधान का संशोधन अगर हम करना चाहते हैं तो हमारा विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग पास होना चाहिए। अगर ये अलग अलग नहीं पास होगा तो संविधान संशोधन विधेयक नहीं हो पाएगा। इसके लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में है। यानी धन विधेयक के विषय में बताया गया है 109 में, लेकिन इसकी जो परिभाषा है उसके विषय में बताया गया है आर्टिकल 110 में। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। एवं राज्यों के संबंध में धन विधेयक इसमें किसमें है, देखो स्टेट के, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे धन विधेयक बताया गया है 110 में इसकी परिभाषा। वही अगर स्टेट की बात करेंगे तो उनमें बताया गया है 199 में। तो राज्यों के संबंध में अनुच्छेद 199 में बताया गया है धन विधेयक के संबंध में। बजट में धन की मांग अनुदान मांग के रूप में की जाती है। यानी जो बजट में धन मांगा जाता है वो अनुदान की मांग माना जाता है कि अनुदान के रूप में चाहिए हमें। बजट में धन की मांग अनुदान के मांग के रूप में की जाती है। ये शब्द यूज होते हैं और क्वेश्चन भी पूछता है। अनुदान मांग सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। यानी अनुदान मांग को केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति पहले दे, तभी पेश किया जा सकता है, नहीं तो नहीं पेश किया जाएगा। संसद द्वारा अनुदान की मांग पारित विनियोग विधेयक जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता, जिसे दोनों सदनों से पारित किया जाना अनिवार्य है। यानी संसद द्वारा अगर अनुदान मांग पारित होती है तो उसके लिए क्या है, उसको विनियोग विधेयक जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता और उसको अलग अलग दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है किसकी, धन विधेयक और वित्त विधेयक, क्या अंतर है दोनों में। पहला, पारित करने की प्रक्रिया, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किसमें है, 109 आर्टिकल में। वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किसमें है, 117 आर्टिकल में। समझ रहे, धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया 109 में है और वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया 117 में है। दूसरा, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में शामिल किया गया है, जबकि वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 1 में शामिल नहीं, सॉरी देखो, धन विधेयक केवल और केवल आर्टिकल 101 यानी 110 में शामिल है विषय, जो भी 110 में शामिल विषय है वो। जबकि वित्त विधेयक में क्या है, ये 110 में भी शामिल है और कुछ अन्य प्रावधान किए गए उनमें भी शामिल है। यानी धन विधेयक अगर है, मनी बिल है, तो वो केवल आर्टिकल 110 में है, लेकिन अगर वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल है, तो वो हमारा 110 में तो है ही है, इसके अलावा भी आर्टिकल है उसमें भी है। इसके बाद धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या लौटाना होता है। यानी अगर धन विधेयक को, मनी बिल को हम राज्यसभा में भेजते हैं लोकसभा से पास करने के बाद, और राज्यसभा जो है उस पर अपना विचार नहीं देना चाहती, तो उसको 14 दिन का टाइम दिया जाता है। 14 दिन के अंदर वो अपनी बात रखे, वो बात को मानना लोकसभा के ऊपर है, मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा उस पर कोई विचार नहीं देती तो ये माना जाता है कि वो पास हो गया है। लेकिन वित्त विधेयक के केस में प्रत्येक सदन से विधेयक पास होना चाहिए। यानी वित्त फाइनेंस बिल में प्रत्येक धन विधेयक, इसमें क्या है, अगर वित्त विधेयक है तो दोनों सदनों की अनुमति चाहिए, लेकिन धन विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल लोकसभा ने अगर पास कर दिया तो राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है,
वो अपनी सिफारिश दे या ना दे, लौटाए या न लौटाए, मान लिया जाता है कि पास हो गया। ये वाला पॉइंट देख लो, प्रत्येक वित्त विधेयक जो भी प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, यानी जो भी धन विधेयक है वो फाइनेंस बिल है, लेकिन जो फाइनेंस बिल है वो वित्त विधेयक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी धन विधेयक फाइनेंस बिल तो हो सकता है, लेकिन अगर फाइनेंस बिल है तो वो वित्त विधेयक धन विधेयक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है किसमें, मनी बिल में, जबकि अगर फाइनेंस बिल है तो उसमें संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब इसके बाद धन विधेयक और साधारण विधेयक में संबंध देख लो। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, और इसमें क्या है, साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, दे तो ठीक, ना दे तब भी ठीक। धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, जबकि साधारण विधेयक अधिकतम 6 महीने। यानी अगर मनी बिल है तो राज्यसभा अपर हाउस जो है केवल 14 दिन तक, और अगर सिंपल विधेयक है तो उसके केस में राज्यसभा जो है अपर हाउस जो है वो 6 महीने तक रोक सकती है। फिर उसके बाद 14 दिन बाद राज्यसभा स्वतः ही, अगर राज्यसभा उसकी अनुमति नहीं देता तो 14 दिन बाद धन विधेयक पास हो जाएगा, जबकि 6 महीने बाद जो है साधारण विधेयक के मामले में 6 महीने बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यानी अगर राज्यसभा चाहती है कि उसको 6 महीने टाल दिया जाए तो 6 महीने बाद जब होगा दोबारा तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। धन विधेयक दो राष्ट्रपति अनुमति के लिए बाध्य नहीं है, यानी धन विधेयक के केस में राष्ट्रपति अनुमति के लिए बाध्य है, ये नहीं गलत दिखा यहाँ पे, यानी राष्ट्रपति को धन विधेयक की अनुमति के देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता, देना ही पड़ेगा। साधारण विधेयक के केस में राष्ट्रपति अनुमति देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो अपनी वो जो वीटो पावर होती है आर्टिकल 111 के तहत, 111 के तहत उसका यूज कर सकता है। तो ये डिफरेंस है धन विधेयक, साधारण विधेयक और उसमें, सबका अलग अलग डिफरेंस दिखा दिया हमने। अब इसके बाद ये शब्द यूज किए जाते हैं और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेखानुदान क्या है? सरकार को बजट पारित हुए बिना खर्च करने की लोकसभा द्वारा अग्रिम अनुमति प्रदान करना। यानी लेखानुदान मतलब ये है कि हम बजट नहीं पास कर पाए सरकार, लेकिन उसको खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए जो अग्रिम अनुमति है वो है हमारा लेखानुदान। अब इसके बाद आता है प्रत्यानुदान। ये शब्द पूछे जाते हैं, इस वजह से बता रहा हूँ। प्रत्यानुदान क्या है? किसी आकस्मिक खर्च के लिए सरकार को धन प्रदान करना। कोई महामारी आ जाती है, कोई खतरा आ जाता है, उसके लिए एकदम खर्चे की जरूरत है, तो ये प्रत्यानुदान है, आकस्मिक खर्च। इसके बाद अपवाद अनुदान। ये क्या है? अपवाद अनुदान क्या है? कोई ऐसा खर्च जिसका बजट में कोई उल्लेख ना हो और बाद में परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिससे खर्च करना पड़े, तो ये अपवाद अनुदान है। ठीक। अब इसके बाद संसदीय समितियों के प्रकार। संसदीय समितियों के प्रकार जो है ये देख लो। पहला क्या है? स्थायी समिति, फिर अस्थायी समिति। स्थायी समिति में क्या है? देखो, संसदीय समिति एक स्थायी होती हैं, दूसरा अस्थायी होती हैं, दो प्रकार की होगी। अब इसके बाद अस्थायी में देखो, स्थायी में क्या है? स्थायी में क्या है देख लो। स्थायी में पहली है प्राक्कलन समिति। ठीक। इसमें क्या है? गठन इसका जब कब किया गया था? जो प्राक्कलन समिति है सबसे पहले तो सबसे बड़ी समिति है। ठीक। इसको बनाया कब गया था? 1950 में। कौन था उस समय वित्त मंत्री? जॉन मिथाई थे। समझ आए? प्राक्कलन समिति 1950 में बनाई गई। उस समय जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो जॉन मिथाई थे। उनकी सिफारिश के आधार पर बनाई गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो समिति है इसमें सारे के सारे सदस्य लोअर हाउस के होते हैं, यानी लोकसभा के, और ये सदस्य होते हैं 30। यानी इसमें कोई भी सदस्य किसका नहीं होता? अपर हाउस का, यानी राज्यसभा का। ये इंपॉर्टेंट है कि प्राक्कलन समिति में कोई भी सदस्य राज्यसभा का नहीं होता। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि प्राक्कलन समिति में
प्राक्कलन समिति में 10 सदस्य जो हैं वो लोअर हाउस के होते हैं और 20 सदस्य लोअर हाउस के होते हैं और 10 सदस्य अपर हाउस के होते हैं, या फिर 15-15 बता देगा, तो आप क्या बताएंगे? नहीं, केवल और केवल लोकसभा के होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो समिति होती है इसमें जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का सदस्य होता है। यानी प्राक्कलन समिति में पहले पूरे के पूरे सदस्य कौन से होते हैं? लोकसभा से। कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्ष का सदस्य, यानी जो विपक्ष में है उनका कोई सदस्य एक बन सकता है। अगला पॉइंट है, मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते। यानी ये समिति जो है इसमें कोई मंत्री चाहे कि हम भी इसके सदस्य बन जाए तो ऐसा नहीं है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, 1950 में प्राक्कलन समिति बनी, किसकी सिफारिश पे बनी? जॉन मिथाई की। उस समय जॉन मिथाई फाइनेंस मिनिस्टर थे। कितने सदस्य होते हैं? 30। केवल और केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का सदस्य होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है सरकार के व्यय के अनुदान की जांच पड़ताल करना। यानी जो सरकार ने जिस चीज के लिए पैसा आवंटित करवाया था, अनुदान मांगा था, वो उस काम के लिए हुआ है कि नहीं, ये इसकी जांच करती है। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। ये स्थायी समिति है, यानी परमानेंट बनती रहती है। इसके बाद है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है, पहली बात तो। ठीक, सबसे पुरानी समिति है। कुल सदस्य कितने हैं? 22 हैं। 15 + 7, यानी कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 22 हैं। 15 + 7 का मतलब है कि 15 सदस्य इसके लोअर हाउस के होंगे, यानी लोअर हाउस का मतलब लोकसभा, और जो 7 सदस्य हैं ये 7 सदस्य होंगे राज्यसभा के। ये किसकी बात हो रही है? लोक लेखा समिति सबसे पुरानी है। टोटल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। प्रमुख कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? क्या सरकार ने उसी कार्य के लिए धन खर्च किया है जिस कार्य के लिए उसे आवंटित किया गया था। यानी इसका भी काम है, जो धन आवंटित किया जा रहा है वो किसी काम के लिए किया गया है, उस पर खर्च हुआ है कि कहीं और अय्यासी तो नहीं हुई है, इसकी जांच करेगा। इसमें भी क्या है? इसमें भी जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का ही होता है। यानी प्राक्कलन में भी विपक्ष का था और इसमें भी था। अगली समिति आती है कौन सी? सार्वजनिक उपकरण समिति। सार्वजनिक उपकरण समिति का मतलब है जो पब्लिक सेक्टर के जैसे पीएसयू होते हैं उनके लिए क्या खर्चा हो रहा है क्या नहीं, इसके देखना है। तो सार्वजनिक उपकरण समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। जैसे लोक लेखा समिति में था वैसे ही सेम इसमें भी है। इसमें भी 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, लोअर हाउस, और 7 सदस्य होते हैं अपर हाउस से। ठीक है, अपर हाउस मतलब राज्यसभा। इसमें भी जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का सदस्य होता है। इनका क्या काम है? सरकारी उपक्रम के लेखा और उन पर कैग के प्रतिवेदन की जांच करना। यानी जो सरकारी उपक्रम है उनकी क्या है? रिपोर्ट ऑडिट करना, और कैग ने जो रिपोर्ट दी है उसकी जांच पड़ताल करना। ये सब किसमें आता है? सार्वजनिक उपकरण समिति में। कितने सदस्य हैं? 22 हैं। अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का सदस्य। ठीक, अब इसके बाद बात आती है SC/ST के कल्याण संबंधी समिति। यानी जो SC/ST के लोग हैं उनके कल्याण के संबंधित समिति। इसमें क्या है? इसमें कुल 30 सदस्य हैं। कुल 30 सदस्य में से 20 सदस्य जो है 20 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, और जो 10 सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से। ये किसकी बात है? SC/ST के कल्याण संबंधी समिति। ठीक है, इसमें इतना ही याद रखना है। इनका काम क्या है? जो SC/ST समुदाय है उनके कल्याण के लिए क्या करना है, उसकी सिफारिश देना और उस पर ध्यान रखना। अब अगला आता है
अधीनस्थ अधीनस्थ विधान समिति, ये इंपॉर्टेंट है। अधीनस्थ विधान समिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोक लेखा और प्राकलन है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है, सदस्य पूछ लेता है किसमें कितने हैं। तो इसमें देख लो, अधीनस्थ विधान समिति क्या है? प्रत्येक सदन, यानी प्रत्येक सदन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, प्रत्येक सदन द्वारा अधीनस्थ विधान समिति गठित की जाती है। यानी लोकसभा अपनी अलग लगाएगी, समिति को बनाएगी, और राज्यसभा अलग। इसमें 15 सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा अपनी जो समिति बनाती है अधीनस्थ विधान समिति जो विधान है उसके लिए, तो उसमें 15 सदस्य होंगे, और राज्यसभा भी अपने सदस्य रखती है 15। दोनों सदनों की क्या है, इसमें दोनों सदनों की अलग अलग समितियां होती है, वो बात वहीं पे लिखी हुई है। ठीक है, ये क्या है? अधीनस्थ विधान समिति जो कानून व्यवस्था है, कैसे विधान चलेगा, कैसे लोकसभा चलेगी, कैसे राज्यसभा चलेगी, ये उसके विषय में बताती है। अब इसके बाद नंबर आता है अस्थायी समितियां। अस्थायी समिति को तदर्थ समिति कहते हैं। यानी जैसे कोई काम के लिए एक काम आवंटित किया जा रहा है, उस काम की जांच के लिए क्या करते हैं? एक समिति बना देते हैं। इसका मतलब जब तक वो काम चल रहा है, जब तक उस समिति की जांच करेगी, इसके बाद वो समिति काम खत्म, समिति खत्म। तो ये अस्थायी है, जिसको तदर समिति भी कहा जाता है। याद रखना, अस्थायी को ही तदर कहा जाता है। परमानेंट नहीं है, जब तक काम था, जब तक बनी, उसके बाद खत्म। पहली आती है जांच समिति। किसी तत्कालीन घटना की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई, उसको तदर समिति कहा जाता है, अस्थायी। फिर उसके बाद आता है सलाहकारी समिति। किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करने के लिए सलाहकारी समिति बनाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है संसदीय मंच। संसदीय मंच में देख लो, वर्तमान में कुल 8 संसदीय मंच हैं। कितने हैं? 8 हैं। पहला है जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर फोरम, जिसको संसदीय फोरम कहा जाता है, सबसे पहले 2005 में बना। दूसरा है युवाओं पर संसदीय फोरम, ये युवाओं पर ध्यान रखेगी। बच्चों पर संसदीय फोरम, ये बच्चों पर ध्यान रखेगी। जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है, इसका मतलब उपराष्ट्रपति मान लो। यानी जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम जो है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी राज्यसभा का जो सभापति है। इसके बाद दूसरा आता है ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम। इसके बाद आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम। फिर उसके बाद सहस्त्री विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम। देखो, बाकी जो संसदीय फोरम है जितने भी हैं, इन सब में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? अध्यक्ष होता है। लेकिन जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ये अलग है बस। ये देख लो यहाँ पर उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या है जो संसदीय फोरम बनाए गए हैं? किसी विशेष विषय के संबंध में उच्च स्तरीय चर्चा के लिए नीति निर्माताओं को मंच प्रदान करना। यानी कोई विषय ऐसा है जिसमें नीति निर्माताओं को, मतलब जो जानकार लोग हैं, उनको बुलाना और उनकी राय लेना, इसके लिए। ठीक, अब फोरम की संरचना में देख लो क्या है। संसदीय फोरम की संरचना क्या है? जो संसदीय मंच है उसकी संरचना में क्या है, सुनो। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 31। मतलब अधिकतम सदस्य जो लिए जा रहे हैं फोरम में, संसदीय मंच में, वो 31 होंगे। इसमें 21 सदस्य होंगे लोकसभा से और 10 सदस्य होंगे राज्यसभा से। कार्यकाल सदस्यों की सदन की सदस्यता पर आधारित है। यानी कोई व्यक्ति जिसको 6 वर्ष तक सदस्य रहना है लोकसभा में, ठीक है, और उसके बाद कोई सदस्य जो कि 5 वर्ष तक रहता है लोकसभा में, ये राज्यसभा में है, ये लोकसभा में है, तो उनके टाइम पे डिपेंड करता है कि कब तक हैं उसके सदस्य बने रहेंगे। सभी फोरम की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये बात सही है, लेकिन एक कौन सी छोड़ के? जनसंख्या तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करते हैं। यानी जितने भी
जितनी भी समिति बनाई गई, संसदीय मंच बनाए गए हैं, जितने भी संसदीय मंच हैं, फोरम है, उन सब की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। केवल केवल और केवल जनसंख्या तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता है। ठीक है, अब इसके बाद संसदीय समूह, ये देख लो क्या है संसदीय समूह। एक स्वायत्त निकाय है। संसदीय समूह क्या है? एक स्वायत्त निकाय है, जो कि 1949 में बना था। संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जो कि 1949 में बना। संविधान सभा के प्रमुख प्रस्ताव द्वारा स्थापना की गई, यानी संसदीय समूह को 1949 में संविधान सभा के प्रस्ताव द्वारा स्थापना की गई थी। इसमें क्या होता है? संसदीय समूह में अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा का उपसभापति। संसदीय समूह में कब बनाई गई थी? 1949 में संविधान सभा के प्रस्ताव पर स्थापना की गई। ठीक है, अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति। सदस्य कौन से होते हैं? दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि भूतपूर्व सांसद भी इसके सदस्य हो सकते हैं। यानी संसदीय समूह जो है 1949 में बना, संविधान सभा के प्रस्ताव के हिसाब उसने कहा कि ये बनना चाहिए। इसमें क्या हुआ? अध्यक्ष जो रखा गया, लोकसभा का जो अध्यक्ष था उसको, उपाध्यक्ष वो रखे गए जो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे और राज्यसभा के उपसभापति थे। इसके बाद इसमें जो सदस्य थे लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है जो पहले सांसद रह चुके हैं वो भी रह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है न्यायपालिका, जो कि अगले लेक्चर से स्टार्ट होगी। समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।